अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू नाज अकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, आप लोग अपना ख्याल रख रहे होंगे, अब बेवजह घर से बाहर नहीं निकल रहे होंगे। अभी इतना अच्छा माहौल बिल्कुल भी नहीं बाहर का कि आप लोग जाए, इसीलिए हमारी स्कूल भी बंद है। तो कोई बात नहीं, हम आपके आपके सपोर्ट में हैं हमेशा, हम आपके साथ हैं हमेशा खड़े। चलिए देख लेते हैं, आज हम लोग 8वीं क्लास का जो साइंस है उसका चैप्टर 2 सेहत और अमराज। अब सेहत और अमराज चैप्टर का नाम है, तो इसे समझने के लिए सबसे पहले ये जो टॉपिक्स है हमें वो समझना ज़रूरी है। सेहत क्या है और अमराज क्या है ना। सेहत यानी सेहत की तारीफ देखेंगे, उसके बाद अमराज की, यानी अमराज यानी बीमारी होती है, ठीक है। अब बीमारी एक तरह की तो नहीं होती है, कई तरह की होती है। अमराज की भी दो किस्में होती है, एक तो मुअतदी अमराज होती है, एक गैर मुअतदी अमराज होती है, और बहुत सारी इसकी किस्में भी है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया हमें वो देख लेते हैं। ज़रा याद कीजिए, प्ले नहीं होंगे ना, ज़रा याद करने बोल रहा है वो, भूलना बिल्कुल नहीं है, आपको याद होगा। क्या आपने कभी तबीयत ख़राबी की वजह से स्कूल में छुट्टी ली है? नहीं, मैंने तो कभी नहीं ली। आप लोगों ने ली होगी तो कमेंट में बताना। दूसरा है, हम बीमार होते हैं, यानी हकीकत में क्या होता है। देखिए, जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो रियल में क्या होता है कि हमारे बॉडी में मान लीजिए हमें बुखार लग गया, तो रीज़न क्या होता है कि उसमें जो हमारे बॉडी में जो बैक्टीरिया होते हैं ना, हो सकता है जो बीमार करने वाले बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, यानी कोई ग़िज़ा की वजह से, कुछ अलग वजह से हो जाती है ना बीमारी, तो ये क्या होता है, एक बैक्टीरिया की वजह से हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है। रीज़न हकीकत यही रहता है। तीसरा क्वेश्चन है, बाज़ औक़ात बीमार होने पर इलाज ना करवाने के बावजूद हम कुछ अरसे के बाद बेहतर महसूस करते हैं, जबकि बाज़ औक़ात डॉक्टर के ज़रिए इलाज करवाना ज़रूरी होता है। ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा क्यों पूछ रहा है भाई, सही बात है, रीज़न पूछेगा ना वो। क्यों? देखिए, क्या होता है कि मान लीजिए कि हमें बुखार लग गया, फॉर एग्ज़ाम्पल फीवर आ गई है। हमने क्या किया, थर्मोमीटर निकाला कबर्ड से, और क्या किया कि अपने मुंह में रखकर चेक करने लगे कि हमारे पास कितनी बुखार है, मतलब चेक कर रहे कि हमारा बॉडी कितना गर्म है, कितना हीट है। आप थर्मामीटर कुछ देर मुंह में रखें, उसके बाद बाहर निकालें। हम उसको झटक कर थोड़ा हल्का हल्का हिलाकर फिर चेक कर दें कितना है। अगर 100 के ऊपर रहता, यानी 100 के ऊपर रहता, 100 सेल्सियस के ऊपर, तब आप समझ जाते हो कि आपको बुखार है। या फिर 100 तक रहता तो मैं समझती हूँ नहीं है। हाँ, तो इतना रहता तो आप लोग मान लेते हो कि 100 से ऊपर, तो आप लोग समझ जाते हो कि आपको फ़ीवर आ गई है, 101 या 102 ऐसा, है ना। तो बुखार है, तो मान लीजिए आपको बुखार है, तो आप लोग क्या बोलते हैं, कहाँ जाएंगे डॉक्टर के पास? एक काम करते हैं, घर में जो रखी हुई दवाई है ना वो खा लेते हैं। हम लोग ऐसा करते हैं, ऐसे ही करते होंगे ना आप लोग। तो क्या करते हैं, आप लोग दवाइयाँ खा लेते हैं, कुछ वक्त के लिए आप ठीक हो जाते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोग एक दिन की आपने दवाई खाई शाम 5 बजे, आप रात के या फिर सुबह तक ठीक हो, फिर क्या होगा, फिर से आपकी तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगी। रीज़न यही रहता है कि जो आपके घर में मौजूद जो दवाई थी उसकी पावर कम है, उसकी अ, इसके मुकाबले जो आपके बॉडी में जो बैक्टीरिया मौजूद है ना, जिसकी वजह से आप बीमार पड़ रहे हो, उसका पावर ज़्यादा है, उसके मुकाबले उसकी पावर ज़्यादा है बैक्टीरिया की, इस वजह से आप दोबारा बीमार पड़ रहे हो। जब आप वही चीज़ डॉक्टर के पास लेकर जाते हो कि डॉक्टर हमें बुखार लग गया है, तो डॉक्टर क्या करता है, आपको दवाइयाँ लिख कर देता है, वो दूसरी दवाइयाँ लिख कर देता है। कभी भी गौर कीजिएगा, दवाइयाँ एक नहीं लिख के 2 से 3 देता है, क्योंकि अगर इससे ना हो तो उससे होगा, इस तरह से। तो डॉक्टर है ना, आपको सोच समझ कर ही दवाई देती है कोई भी, तो आपको वो दवाई देगा, फिर आप लोग ठीक हो जाते हो। और आप लोग क्या करते हो, ये एक चीज़ मैंने बहुत ध्यान दी हूँ कि डॉक्टर ने लिखा 3 टाइम दवाई खाओ 3 दिन तक, आपकी तबीयत 2 दिन में ठीक हो जा रही है, तो क्या करते, एक दिन की दवाई को ऐसे ही छोड़ देते, नहीं, जो खुराक दिया ना उसने उसको पूरा कंप्लीट करने का। क्यों? जो हमारे बॉडी में जो बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं ना, वापस से आपको बीमार कर सकते हैं। एक तो डॉक्टर क्यों पागल है क्या, वो आपको एक दिन एक्स्ट्रा दवाई देगा? नहीं ना, समझा कीजिए आप लोग। ओके, चलिए देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है सेहत और यानी हेल्थ। अब सेहत क्या है वो हम लोग डेफिनेशन के साथ समझेंगे। देखिए, किसी मर्ज में मुब्तला ना होने ही सेहत नहीं, बल्कि जिस्मानी, दिमागी और समाजी तौर पर पूरी तरह से चाक व चौबंदी की हालत सेहत कहलाती है। यानी किसी मर्ज में मुब्तला ना हो, यानी कोई इंसान है वो बिल्कुल भी बीमार नहीं पड़ रहा, तो यानी वो क्या, वो सेहतमंद है? नहीं, ये सेहतमंद बिल्कुल भी नहीं होगा। जिस इंसान का जिस्मानी हालत, यानी दिमागी, जिस्मानी यानी तंदुरुस्त है वो, दिमागी हालत समाजी तौर पे पूरी तरह से अच्छा हो वो, तभी उसकी वो हालत ही सेहत कहलाती है।
तभी वो हालत उसकी सेहत कहलाएगी। अब देखते हैं मर्ज किसे कहते हैं, यानी बीमारी किसे कहते हैं। इसको शॉर्ट कर लेते हैं हम लोग ताकि समझे पूरा। ओके, अब देखिए क्या लिखा है, जिस्मानी या नफ्सियाती तौर पर जिस्म के अहम हयाती अफवाल में रुकावट पैदा करने वाली हालत को बीमारी कहते हैं। ये ऊपर की जो डेफिनेशन थी सेहत की वो याद रखनी, और यहाँ से यहाँ तक ये याद रखनी। मर्ज किसे कहती है, तो आप लोग ये वाला डेफिनेशन लिख सकते हो, जिस्मानी या नफ्सियाती तौर पर जिस्म के अहम हयाती अफवाल में रुकावट पैदा करने वाली हालत को बीमारी कहते हैं या अमराज कहते हैं, मर्ज कहते हैं। ठीक है, इतना याद रखना है। उसके बाद क्या है, समझ में आ गया होगा ना कि जिसमें जब कोई चीज़ रुकावट होती है, किसी हयाती अफवाल को जब वो रुकावट पैदा कर देती तभी वो चीज़ बीमारी कहलाती है। हर मर्ज़ की मखसूस अलामत है। ऑफकोर्स जब कोई बीमारी होती है तो आपको अलामत दिखाई देती है ना, तो वही चीज़ बोला गया, आपको कुछ अलग नहीं बोला उसने। उसके बाद है अमराज की किस्में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं अमराज की किस्में। अमराज की किस्में हैं, आपने ज़ियाबेतीस यानी डायबिटीज़ होता है। ज़ुकाम, सर्दी ज़ुकाम जो पानी की वजह से शायद हम लोग को हो जाता है ना, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल ऐसा बोला जाता है। दमा क्या होता है, ये एक तनफ्सी जो हमारे तनफ्स है उसकी बीमारी है, दमा सांस फूलना, है ना। डाउन सिंड्रोम ये क्या होता है, ये आप लोग 9th में है आप लोग को, लेकिन फिर भी मैं बता दे रही हूँ। डाउन सिंड्रोम होता है कि इंसान के बॉडी में जो मौजूद क्रोमोजोम होता है ना, वो क्रोमोजोम के अंदर ना तब्दीलियाँ वाक़ई होती। क्या होती है कि वो है ना अपने बॉडी में कितने क्रोमोजोम प्लस, इसीलिए मर्ज लाहक होता है डाउन सिंड्रोम। ठीक है, यानी 46 + 1 हो जाएगा तो वो आपको समझ जाना है, मतलब वो तब्दीलियाँ वाक़ई हो जाती है, और ये क्रोमोजोम की वजह से जो पैदा होने वाला बच्चा रहता है उसमें भी तब्दीलियाँ वाक़ई हो जाती है। ठीक है, तो चलिए उसके बाद है अमराज़ क़ल्ब। अमराज़ क़ल्ब यानी हार्ट अटैक जिसको बोलते हैं, हार्ट की बीमारियाँ, वही जैसी मुख्तलिफ़ बीमारियों के नाम सुने होंगे। सही बात है, आप लोग सुने होंगे। इन तमाम अमराज की वजूहात और अलामतें अलग होती। बिल्कुल, देखिए ज़ियाबीतीस होती तो कहा जाता है जो हम ये है यूरिन ज़्यादा लगता है, ऐसे ही बताया गया है। अब डाउन सिंड्रोम है तो इसमें बताया गया ना, मैंने जैसे ही बताई कि 46 + 1 हो जाएगा, यानी क्रोमोसोम की तादाद बढ़ जाएगी आपकी बॉडी में, तब डाउन सिंड्रोम मर्ज लाहक होगा। उसके बाद है मुख्तलिफ अमराज की हस्ब झेल तरीके से जमात बंदी की जाती है। बिल्कुल अलग अलग उन्हें बताया गया कि कौन किस तरह से है। चलिए देखते हैं इस चार्ट में अमराज की किस्में, टाइप्स ऑफ डिसीज़। यहाँ देखिए, पहला है अमराज की जो किस्में होती है वो 2 होती है। एक तो होती है मुद्दत के लिहाज से और दूसरा है मुद्दत के वजूहात के लिहाज से। तो मुद्दत के लिहाज से जो उसमें 2 होते हैं, पहला होता है तवील मुद्दती अमराज, दूसरा होता है शदीद अमराज। ठीक है, और वजूहात के लिहाज से में आता है मुअत्तसी अमराज, जिसे मसलन में बताया है डाउन सिंड्रोम, और इक्तिसाबी अमराज। तो इससे जो है इसके भी 2 टाइप है, एक तो मुअतदी होते हैं, दूसरा गैर मुअतदी। मुअतदी यानी क्या होता है, फैलाव होते हैं जिसकी, और गैर मुअतदी यानी जिसके फैलाव नहीं होते हैं। जैसे देखिए इसमें गैर मुअतदी समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। गैर मुअतदी यानी ना फैलने वाले, यहाँ लिख लीजिए आप लोग, ना फैलने वाले अमराज। ठीक है, और मुअतदी यानी फैलने वाले। ठीक है, फैलने वाले। ठीक है, देखिए यहाँ इसमें मसलन में क्या बोला है, ज़ियाबेतीस। मान लीजिए आपके घर में किसी शख्स को है ना ज़ियाबेतीस है, डायबिटीज़ है, तो अगर आपने उसकी प्लेट से कोई भी खाना खाया, वो बीमारी आप में आएगी? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ज़ियाबेतीस है ना इंसुलिन की कमी की वजह से होता है ज़ियाबेतीस। और अमराज़ क़ल्ब है, तो आप मान लीजिए आपके घर में किसी शख्स को हार्ट का प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक का, तो क्या होता है कि अगर आप उसकी कोई भी चीज़ यूज़ करते हो तो आपको नहीं होता है वो चीज़, है ना, तो इसीलिए गैर मुअतदी अमराज कहलाते हैं। लेकिन ये जो मुअतदी अमराज है, मसलन ज़ुकाम, इन्फ्लुएंज़ा, डेंगू। ज़ुकाम ले लेते, आपको ज़ुकाम हो जाता है, आप छींकते हो, अगर आप अपने मुंह पर हाथ या रुमाल नहीं रखते हो तो जो सामने वाला इंसान है, आप छींको, उसके अंदर वो बैक्टीरिया मौत चले जाएगी और फिर उसको भी क्या होता है, ज़ुकाम हो जाता है। तो ये क्या होता है, फैलते हैं। ठीक है, तो इस तरह समझ में आया। डेंगू मच्छर की काटने की वजह से डेंगू भी फैलता है ना। इन्फ्लुएंज़ा भी एक बीमारी है जो कि काफ़ी दिन पहले, आज से तकरीबन मुझे प्रॉपरली पता नहीं है, लेकिन ये भी फैलता है। इन्फ्लुएंज़ा भी एक बहुत बड़ी बीमारी थी।
जिसने बहुत बोलते बहुत तबाही मचाई थी। इसके बाद है बताए तो भला। चलिए बताइए फटाफट। पहला है जेल में दर्ज अमराज का फैलाव किन वास्तुओं के जरिए होता है? यरकान, मलेरिया, खारिश, डग, डेंगू, इसहाल, दाद, स्वाइन फ्लू। मलेरिया, खारिश क्या होता है? जो आप मान लीजिए आपको ना आपके हाथ में कहीं पर ना खारिश होता है, यानी खुजलाते ना हम लोग, वही। तो क्या होता है उसमें जो निकला हुआ पानी रहता है ना, जो आप खारिश करते हो, निकलता जो है ना वो पानी अब जहाँ जहाँ छुओगी ना वहाँ तक वो फैलेगा, फैलता है भाई। दूसरा है अमराज की जरासीम से क्या मुराद है? अमराज की जरासीम क्या होते हैं कि अगर हम उसकी दवाइयाँ प्रॉपर ना लें तो वापस से हमें बीमार कर देगा। अमराज की जरासीम से यही बात होती है। मुतदी अमराज से क्या मुराद है? मुतदी अमराज यानी फैलने वाले अमराज, मसलन डेंगू, इन्फ्लुएंजा, ज़ुकाम, ये लिख सकते हैं स्वाइन फ्लू वगैरह। ठीक है। उसके बाद पहला है अलीफ में बताया गया है मुतदी छूत की बीमारियाँ, यानी छूने से जो फैलती है। पहले एक सेकेंड, इससे पहले हम लोग ये शक्ल देख लेते क्या बताया गया इसमें। क्या है? लबाबे जहन के ज़रिए फैलने वाली बीमारियाँ। लबाबे जहन जो आप थूक देते हो ना कहीं भी, तो हो सकता है आपके अंदर कोई बीमारी हो, जहाँ भी आप फेंक रहे हो वहाँ से जो भी लोग गुजरेगा हो सकता है उससे बीमारियाँ हो जाए। ठीक है। लबाबे दहन उसे वो बोलते हैं। लबाबे दहन यानी जो आप थूक देते हो, समझा? उसके बाद देखिए क्या बोला है, इस हिस्से में माए के छोटे कतरात की इनके मरकज़ से तफखीर होती है, यानी जो भी आप थूकते हो तो जो बैक्टीरिया होती है वो माए के ज़रिए यानी हवा में फैल जाती है। कतरात के मरकज़ से हवाएं में चंद मिनट से कुछ घंटों तक बहते रहते हैं। क्या होता है? जो कतरात है ना वो चंद मिनट में बहुत घंटे तक फैलते रहते हैं। तीसरे में बोला गया है माए के बड़े कतरात कुछ सेकंड में ज़मीन पर गिरकर साकिन हो जाते हैं। जो माए के जो बड़े कतरात होते हैं ना वो ज़मीन पे गिर जाते हैं बस सेकंड में, और एकदम साकिन हालत यानी एकदम मुतहरिक बिना हिले हुए रहते हैं। ठीक है। अब देख लेते हैं मुतदी अमराज जो है छूत की बीमारियाँ। क्या है? आलूदा हवा, पानी, गिज़ा या मर्ज बरदार हशरात और हैवानात के ज़रिए फैलने वाले अमराज मुतदी अमराज कहलाते हैं। बिल्कुल, हमने जैसे भी आपको समझाया कि छूत की बीमारी यानी जो छूने की वजह से फैलती है। आलूदा हवा की वजह से भी होता है। पानी जो आलूदा पानी रहती है आप वो भी पी लेते हो तो उसकी वजह से भी जो बीमारियां फैलती है वो भी फैल जाती है काफ़ी। और मर्ज़ बरदार हैवानात के ज़रिए भी फैलती है, हसरात और हैवानात के ज़रिए भी फैलने वाले अमराज ही मुतदी अमराज कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद है चंद मुतदी अमराज मर्ज़ का नाम। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। यहाँ से पहला है दिक ट्यूबरक्लोसिस। ये इसकी वजह क्या है? जो जराशीम के ज़रिए ये फैलते हैं। जराशीम यहाँ बताया गया है माइकोबैक्टीरियम या फिर ट्यूबरक्ल्यू, इसके ज़रिए फैलते हैं ये। और ये क्या है? तादिदी का वास्ता क्या है? मरीज़ की थूक, हवा के ज़रिए फैलाव, तवील अरसा मरीज़ के रब्त में रहना, मरीज़ की चीज़ इस्तेमाल करना। यानी जिसको दक है ना, जो बीमारी है, वो अगर इंसान कहीं थूक देता है तो फिर उसके फ़ौरन बाद जो जाएगा ना तो उसे हो सकता है। और हवा के ज़रिए फैलते हैं ये। तवील अगर उस मरीज़ से आप राब्ता यानी उससे हम बोल सकते हैं कि मैं समझाऊँ, हाँ, राब्ता यानी जैसे आप उससे मिलते हो, उससे आपका ताल्लुक़ है तो आपको हो सकता है, और उसकी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तब भी आपको हो सकता है। अलामत है तवील अरसे तक खांसी जिसको वो ध्यान देना, थूक के साथ खून आना। जब आप थूकते हो तो आपको खून आता है तो ये दिक है, समझ जाना ये दिक की बीमारी। और वज़न में कमी होना, तनफ्स के अमल में तकलीफ़, यानी जब आप सांस लेते हो तो आपको तकलीफ़ होगा, तो इसकी ये मतलब दक की ये अलामत थी। और उसकी जो तदाबीर है वो इंसदाद और इलाज। BCG का टीका, मरीज़ को दूसरे से दूर रखिए, पाबंदी से दवा का इस्तेमाल करें, DOT डॉट इलाज बाज़ाब्ता तरीके से पूरा करें। यानी इसकी जो कोर्सेज़ है वो पूरी तरह से कंप्लीट करना, BCG का टीका लेना, और मर्ज़ को दूसरे अच्छे मरीज़ हैं उनसे दूर रखना, अच्छे लोगों से, पाबंदी से दवा का इस्तेमाल करना यानी वक्त पे दवाइयाँ लेना,
ये इसके तदाबीर है। उसके बाद है यरकान। यरकान यानी हेपेटाइटिस, ये वायरस के ज़रिए फैलता है। ये हेपेटाइटिस ना A, B, C, D तरह के होते हैं, यानी कई किस्म के होते हैं। मतलब ये जो A, B, C, D बोला है, ये इनकी किस्में, हेपेटाइटिस जो वायरस है ना, इसकी किस्में, ठीक है। और जो देखिए ये है ना, फैलते हैं जो है पानी, मरीज़ों के लिए इस्तेमाल की हुई सुइयाँ और खून की मुंतकिली। देखिए जिस इंसान के अंदर अगर यरकान हो, अगर उस इंसान को है ना मरीज़ के लिए जो इस्तेमाल की हुई सुइयाँ हैं ना, मान लीजिए जिसके अंदर ये अरकान है, अगर डॉक्टर उसको वो सिरिंज से ये देता है, सुई देता है, और वही सुई लेकर अगर दूसरे जो अच्छे मरीज़ हैं उनको देगा, तो हो सकती है आपको ये हेपेटाइटिस यानी यरकान। और खून मुंतकिली, देखिए कभी भी आपको जब खून डोनेट किया जाता है तो डॉक्टर पहले चेक करता है कि जो इंसान है देने वाला खून, यानी जो खून जो डोनेट करने वाला इंसान है वो सेहतमंद है कि नहीं है, वो कैसा है, ठीक है ना, उसे कोई बीमारियां तो नहीं है, तब देखकर खून की मुंतकली की जाती है। लेकिन अगर वो चीज़ ध्यान ना दिया जाए तो खून की मुंतकली की वजह से भी यरकान लाक हो सकता है। उसके बाद है, यानी इसकी अलामत है भूख में कमी, पेशाब गहरा जर्द, थकन, मतली, कै, खाश्तरी रंग की इजाबत, ठीक है। भूख की कमी यानी पेशाब में गहरा जर्द आना, थकन, मतला यानी वॉमिटिंग वगैरह, ठीक है। और इसके जो इंसदादी है, तदाबीर है, इलाज है, पानी उबाल और छान कर पी। ये ऑलमोस्ट अगर इंसान पिए ना तब भी कई बीमारियों से बच सकता है। जो पानी के ज़रिए जो आलूदगी फैलती है ना, अगर आप पानी बॉईल करके यानी उबाल के और छान कर पिए ना, तो इससे भी बचा जा सकता है, पानी की आलूदगी के होने की वजह से जो बीमार पड़ते हैं ना उनकी वजह से भी। और दूसरा है ज़रूरियात से फारिग होने से कब्ल और बाद में साबुन हाथ धोएं। यानी जब आप बाथरूम के लिए जाते हो ना, तो आप लोग क्या करते हो, ऐसे डायरेक्टली निकल जाते हो, नहीं, आप जब बाहर आते हो ना तो हाथ धोएं, यानी उससे पहले भी हाथ धोएं, और बाद यानी जब अंदर जाते हो ना टॉयलेट के अंदर, तब भी आप उसे हाथ धोएं अपना, और जब बाहर आए तब भी हाथ धोएं, ओके, साबुन से। और ये सबको ये कंपलसरी है करना, क्योंकि ठीक है, बैक्टीरिया जो है हमारे हाथ में मौजूद होते हैं और उसकी वजह से हम बीमार पड़ सकते हैं। इसीलिए यहाँ बोला गया है कि ज़रूरियात से फारिग होने, ठीक है। उसके बाद आपको तीसरा बोला गया है पेचिस, डायरिया। क्या है, जराशीम, यानी इसका रीज़न क्या है, वजह क्या है, जराशीम वायरस, जो जराशीम है वायरस फैलाते हैं, और शेक्लाबेसिलस और एंटीमीबा या हेस्टोलिटिका, ये सारे जो वायरस की किस्में ये सब फैलाते हैं। और इसका रीज़न क्या है, आलूदा ग़िज़ा और पानी। देखिए मैंने अभी बोली ना, आलूदा और ग़िज़ा और पानी बहुत सी बीमारियों का सबब बनते हैं। अगर आपको ऑलमोस्ट क्या होता है कि जो आलूदा ग़िज़ा होती है, हम लोग क्या करते हैं, आलूदा ग़िज़ा से मुराद ये नहीं जिसमें कचरे पड़े हो, वो नहीं होता। क्या होता है, हम लोग ग़िज़ा खाते हैं उसको खुला छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, जो खुला होने की वजह से ना बहुत सारे बैक्टीरिया है जो आकर मौजूद हो जाते हैं, उस पर बैठ जाते हैं, जब हम खाते हैं तो वही चीज़ हमारे पेट के अंदर जाके हमें बीमार कर देती है। तो इसीलिए ध्यान दें, कभी भी कोई भी ग़िज़ा को खुला ना छोड़ें। और इसका जो ये है अलामत है वो है पेट दर्द, पानी जैसे पतले जुलाब यानी लूज़ मोशन होना, ठीक है। और इसकी जो तदाबीर है वो है गीज़र ढाँक कर रखिए, देखिए मैंने अभी आपको बताई, पानी उबाल कर और छान कर पिए, मैंने बताई आपको अभी। ORS का इस्तेमाल, ये ORS एक पाउडर आता है, उसको पानी में मिलाकर पिए हैं ना, तो लूज़ मोशन के टाइम जो कमज़ोरी रहती है ना वो ठीक हो जाता है। उसके बाद आता है हैज़ा यानी क्लोरेला। अब क्या है, इसका रीज़न ये भी है कि ये जराशीम के ज़रिए फैलते हैं, ठीक है। और वजह यह है कि आलूदा ग़िज़ा और पानी की वजह से ही फैलता है, ठीक है। देखिए कितनी सारी बीमारी जो आलूदा ग़िज़ा और पानी की वजह से फैलती है, इसीलिए सबसे बड़ा सबब क्या होता है कि कभी भी ग़िज़ा को खुला ना छोड़े, मैं बार बार बोल रही हूँ, कभी भी ग़िज़ा को खुला ना छोड़े, इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ लाक होती है। और क्या है कि जो ये पानी है, पानी आप लोग क्या करते हो, डायरेक्टली निकालते हो नल से पी लेते हो, ऐसा नहीं करने का। आप लोग क्या करें कि पानी को एक अच्छे से, जो साफ़ सुथरा आपके घर में तो होते ही होंगे, तो एक देगची में डालकर
और पानी डालकर उसको बॉईल कर ले अच्छे से, उसको फिर छान ले, कपड़े जो एकदम सूती कपड़े होते हैं उससे छान ले एकदम साफ़ सुथरा, और तब उसे ठंडा करके पिए ना, तो कोई बहुत सारी बीमारियाँ आपसे दूर रहेगी, लाहक नहीं होगी आपको। और इसके जो ये है, इसकी जो अलामतें हैं कै और शदीद जुलाब, पेट दर्द और पैरों में तशखीस, यानी क्या है कि जो कै वगैरह, वही उल्टी वगैरह जिसको बोलते हैं, और लूज़ मोशन, पेट में दर्द, पैरों में तशखीस। इसका जो तदबीर इलाज है वो है सफाई का ख्याल रखें, यानी जो सफाई नहीं रखता ना उसकी वजह से भी होता है। खुली रखी हुई ग़िज़ा इस्तेमाल ना करें, पानी उबाल कर पिए, हैज़े की इंसदादी, टीके लगवाए, अगर हो गया है बाई चांस जिसे, तो टीका लगवाइए, हैज़े का टीका है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो इसका नाम है वो है मियादी बुखार यानी टाइफाइड। अभी देखिए बहुत से मौसम में तब्दीली आना और टाइफाइड बुखार का आना वाजिब होता है ना। कितना हमने सुने, कितने अक्सर किसी लोग से हमारे रिलेशनशिप में पूछे क्या हुआ था, तो उसे टाइफाइड हो गया था, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो रीज़न क्या है, ये जराशीम है, ये भी आलूदा ग़िज़ा और पानी की वजह से होता है। आपका साफ़ पानी, आपका जो ग़िज़ा है वो खुला नहीं रखना है आपको, मैं बार बार बोल रही हूँ, और पानी को बॉईल करके ही पीना है, ठीक है, और छान कर। उसके बाद आपको ये बोला गया है जो इसकी अलामत है वो है भूख में कमी आना, और सर दर्द, मतली, पेट पर दाने, और इसहाल यानी 104 फीवर तक बुखार। बाप रे। देखिए क्या होता है कि आप लोग लापरवाही अक्सर क्या करते हैं कि जब बुखार आता है तो आप लोग घर में रखी हुई दवाई खा लेते हैं। नहीं, डॉक्टर को दिखाया कीजिए कि टाइफाइड बुखार के भी कुछ ये रहते हैं, अलामतें रहती हैं। तो देखिए क्या होता है कि इसमें भूख की कमी होगी, आपको सर दर्द होता है, मतली यानी वॉमिटिंग वगैरह, पेट में दाने आ जाते हैं पेट के ऊपर, और इसहाल हो जाता है। और उसके बाद 104 फीवर होता है, यानी जो आप थर्मोमीटर चेक करेंगे तो 104 फीवर आपको दिखाएगा वो सेल्सियस, तब आप समझ जाना कि आपको बुखार है ये वाला, ठीक है। अल्लाह ना करे हो किसी को, अल्लाह हम सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, है ना। साफ़ सुथरा, और इसकी जो ये है तदाबीर है, इलाज है, साफ़ सुथरा और जराशीम से पाक पानी पिए, टीका लगवाएं, गंदे पानी की मुनासिब तरीके से निकासी करें। और देखिए साफ़ सुथरा बोल रहा है आपको, साफ़ सुथरा रहने के लिए जराशीम से पाक पानी पिए, और जिससे मुतालिक टीका होता है वो टीका लगवाइए, ठीक है, यानी जो वैक्सीन होती है वो लगवाइए। गंदे पानी पसीन, जो गंदा पानी उसे फिर, और अच्छा पानी इस्तेमाल करें, है ना। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिए चंद मुअत्तदी अमराज। उसके बाद ये सब जदवल मुकम्मल कीजिए, आंतों की सूजन ये वगैरह हासिल कीजिए, और ऊपर दी हुई जदवल के मुताबिक वापस बनाना, यानी जो इस तरह के खाने आपको बताना है। यहाँ पे सूजन लिखिए, रीज़न बताइए, सब कुछ किस वायरस की वजह से होता है, इसकी वजह क्या है, और जो इसका इलाज है वो लिखिए। इस तरह ही बोला गया आपको करने के लिए। उसके बाद मुशाहिदा करके गुफ्तगू कीजिए। ये आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जो मच्छर है वो फैलते हैं गंदे पानी की वजह से। जहाँ टायर होता है वहाँ काफ़ी दिनों से पानी रखा हो और उसमें भी मच्छर होते तो मच्छरों की पैदाइश होती है ना। तो वही चीज़ें बताई गई है, जहाँ पे कचरे होते हैं वहाँ पर मच्छरों की पैदाइश होती है, और इसकी वजह से बहुत सारी क्या होता है, डेंगू, मलेरिया, बहुत सारी बीमारी लाहक होती है जो मच्छरों से मुतालिक रखते हैं, ठीक है। इसके बाद है मौजूदा दौर की कुछ अहम अमराज। अब देखिए क्या है, बताए तो भला है। एक है स्कूल में साफ़ सुथरे हाथ की सरगर्मी क्यों ली जाती है। अब स्कूल में आप जब जाते हो तो आपको चेक किया जाता है कि आप साफ़ सुथरे हैं कि नहीं, है ना। तो क्यों किया जाता है, ताकि जो कोई भी चीज़ हो, आप कोई बीमारी हो तो वो दूसरे को ना फैले। दूसरा है बरसात के मौसम में पानी उबाल कर क्यों पीना चाहिए। क्योंकि क्या होता है बरसात के मौसम में क्या होता है कि बैक्टीरिया आखिर अपने रतूबत यानी माहौल की वजह से वो बाहर आना स्टार्ट हो जाते हैं, और आप पानी जब बॉईल करके नहीं पीते हो तो आपको म्यादी बुखार और पेचिस और बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो लाहक होती है। तो इसीलिए डॉक्टर के पास अगर बाई चांस आपको पेट में दर्द होता है तो डॉक्टर आपको यही सलाह देता है कि आप लोग ना पानी को बॉईल करके पीजिए, ठीक है। उसके बाद डेंगू आता है हमारा पॉइंट, ये है
मादे मच्छर जमाशुदा पानी में अंडे देती है और उनकी नशोनुमा के लिए साजगार माहौल मुहैया होने से उनकी तादाद में इजाफा होता है। मच्छर के मुख्तलिफ किस्में मुख्तलिफ अमराज फैलाती हैं, जिसमें एडेस एजिप्टी नाम के मच्छर के ज़रिए डेंगू नामी मुतअद्दी अमराज फैलता है। ये मर्ज फ्लूरी वायरस की किस्म यानी डेन 2 वायरस से होता है। अब क्या होता है कि डेंगू किसकी वजह से होता है? मच्छर की वजह से। अब मच्छर की वजह से होता है तो भाई मच्छर, अब उतने मच्छर आते हैं तो क्यों होते हैं? उनकी पैदाइश होती होगी, उनकी नशोनुमा होती होगी, तभी तो इतने सारे मच्छर, उनके अलग अलग किस्में हैं। तो वही चीज़ आपको बताया गया है कि जहाँ पे गंदी, यहाँ पे देखिए टायर रखे होते हैं और जो भरे हुए टायर्स में जो भरे हुए पानी रहते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होते हैं, ये अंडे देती है, उसके बाद उनकी नशोनुमा हो जाती है और उनको नशोनुमा होने के लिए उनको साजगार माहौल चाहिए होता है। और जब वो माहौल उन्हें मिलेगा तो उनमें इजाफा होगा ही, और इसीलिए मुख्तलिफ मच्छरों की मुख्तलिफ किस्में अमराज फैलाती हैं। देखिए अब अलग अलग अमराज जैसे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, है ना, फेल्पा हो गया, ये सब अलग अलग किस्म की जो बीमारियाँ, ये सब मच्छरों की वजह से फैलती है। और ये मर्ज जो है ना, फैलवी वायरस की किस्म यानी डेन-21 वायरस से होता है। यानी ये बीमारियाँ, ये भी एक वायरस के ज़रिए होता है जो ये मच्छर फैलाता है। ठीक है, अब आपको दिया गया है यहाँ तेज़ बुखार, शदीद सर दर्द, कै। दूसरा है हल्का चश्म कार्डिंग का चश्म का दर्द डेंगू की सबसे अहम अलामत है। यानी जो आपकी जो चश्म का दर्द होता है वो डेंगू, हल्का है, ये सब इसकी अलामत है डेंगू की। तीसरा है खून में यानी प्लेटलेट्स की कमी, जिसकी वजह से जिस्म के अंदरूनी हिस्से में ज़रियान खून होना, यानी खून का ज़रियान होना, ये सब भी इसकी अलामत है डेंगू की, है ना। तो आपको ये सब पता होना चाहिए। उसके बाद है, देखिए अभी आपको यहाँ पे बताया गया है, मुशाहिदा करके गुफ्तगू कीजिए। ज़ेल में दी हुई तस्वीर का मुशाहिदा करके उनमें तफसीली चौकोन लिखिए और जमात में गुफ्तगू कीजिए। अब देखिए मच्छर जो है वो किससे भागते हैं? छिड़काव होने की वजह से। जब उनका लिक्विड छिड़काव होता है तो ये भाग जाते हैं। ये भी लिक्विड है, ये माए के ज़रिए भागता है, लेकिन यहाँ से फैलता है, यहाँ से भी फैलता है और ये बच्चे को काट के बीमार कर सकता है। और जो हवा ख़राब रहती है ना, तो वहाँ से भी मच्छर फैलते हैं, समझा। वही चीज़ आपको बताया गया यहाँ पे। मालूमात हासिल कीजिए है, आपके इलाके में ग्राम पंचायत यानी म्यूनसिपाल्टी कॉरपोरेशन मच्छरों की फैलाव की रोकथाम के लिए क्या तदबीर करें। क्या करते हैं हमारे जो म्यूनसिपाल्टी जो कॉरपोरेशन है ग्राम पंचायत की, वो क्या करते कि मच्छरों से बचने के लिए छिड़काव करते हैं लिक्विड का, जिसकी वजह से मच्छर नहीं होते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं और बहुत सारी जो बीमारियां हैं डेंगू, मलेरिया, फेल्पा वगैरह से हम बच जाते हैं। क्या आप जानते हैं मलेरिया या मर्ज एनाफिल्स मच्छर के मादे के ज़रिए और फेल्पा मर्ज क्यूलिकस मर्ज के मादे के ज़रिए लाहक होता है। एनाफल्स और एडिस का मिस्किन साफ़ पानी से, जबकि क्यूनिलिकस गंदे पानी में रहता है। यानी जो क्यूलिक्स जो मच्छर है वो गंदे पानी में रहता है। अब क्या होना, आपको हो सकता है क्वेश्चन पूछ सके कि जो ये है फेल्पा है वो क्यूलिकस मच्छर की वजह से होता है ना। तो ये सब आपको याद रखना है, क्या आप जानते हैं, एज अ इम्पोर्टेंट बॉक्स है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद है डेंगू वजूहात की और इंसदादी तदाबीर थी, जो हमने आपको बता दिया। अब उसके बाद आता है हमारा स्वाइन फ्लू फैलाव की वजूहात। अब क्या है, पहला पॉइंट है स्वाइन फ्लू खिंजीर और इंसानों के ज़रिए फैलता है। अब स्वाइन फ्लू यानी अगर इंसान, क्या होता है कि जो खिंजीर होता है, हम तो मुस्लिम नहीं खाते, लेकिन जो दूसरे जो अदर टाइप्स की जो इंसान है अलग हम बोल सकते हैं, हम मुस्लिम लोग नहीं खाते जो बात है ना। खिंजीर का तो उन लोग जो खाते हैं उनका गोश्त, तो उनमें स्वाइन फ्लू होता है, अगर हो तो उसके ज़रिए इंसान में फैल जाता है। ठीक है, और स्वाइन फ्लू वायरस का फैलाव वह मरीज़ के नाक और गले के इफराज और थूक के ज़रिए होता है। अगर जिस इंसान के अंदर स्वाइन फ्लू होगा वो अगर थूकेगा तो उसके ज़रिए फैलेगा। स्वाइन फ्लू का फैलाव मरीज़ के नाक से, यानी जो सांस छींकता है उसके ज़रिए भी होता है। गले की खराश यानी खांसता है उसकी वजह से भी होता है। ठीक है, और स्वाइन फ्लू की अलामतें हैं, पहला है सांस फूलना या तनफ्स में रुकावट पैदा होना, यानी सांस फूलना स्टार्ट होगा,
या तो फिर तनफ्स में रुकावट। एज अ सो सिंपल। देखिए अब सांस फूलेगा इंसान की तो सांस में रुकावट आएगी ही, है ना। दूसरा है हलक में खराश या जिस्म में दर्द होगा, यानी उसके हलक में एकदम खराश होगा, किचकिचाहट अजीब तरह होगा, और फिर जिस्म में दर्द होगा उसके। ये स्वाइन फ्लू की अलामतें हैं। हो सकता है आपको एग्ज़ाम में पूछे, इसीलिए आपको इसको याद रखना है। स्वाइन फ्लू की अलामतें क्या है। अब उसके बाद है स्वाइन फ्लू, ये बॉक्स है। स्वाइन फ्लू वायरस की तशखीस। स्वाइन फ्लू की तशखीस के लिए मर्ज़ के हलक के अफराद का नमूना जांच के लिए तजुर्बा गाँव में भेजा जाता है। कौमी इदारा बराए इल्म वायरस यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV पुणे और कौमी इदारा बराए मुहतदी अमराज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ दिल्ली के तजुर्बा गाँव में जांच की सहूलत मौजूद है। यानी जो स्वाइन फ्लू से जो ये स्वाइन फ्लू में जो शख्स तब्दील हुआ रहता है, यानी जिनको स्वाइन फ्लू हुआ रहता है, वो क्या होता है कि जब वो डॉक्टर के पास दिखाने जाते हैं ना, तो उनको गले का नमूना लेकर उन्हें तजुर्बा गाह में भेजा जाता है उन पर रिसर्च के लिए। ऐसे जो 2 इदारे का नाम बताया है, एक है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो है ये पूना में है, और एक बताया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकल डिसीज़, ये दिल्ली में है। ठीक है, तो इनकी जांच बताई गई है। उसके बाद है क्या आप जानते हैं मैक्सिको में मार्च 2009 में पहली बार ये मर्ज़ लाहक हुआ। यानी मैक्सिको जो है ये कंट्री है मैक्सिको, ये मैक्सिको में पहली बार लाहक हुआ था यही मर्ज़ स्वाइन फ्लू का, 2009 में बताया गया था। हो सकता है आपको क्वेश्चन पूछे, इसलिए ये याद रखनी है। और बोला गया है कि स्वाइन फ्लू यानी इन्फ्लुएंजा H1 और N1 वायरस की वजह से लाहक होता है। ये मर्ज़ खिंजीर में पाए जाने वाले वायरस की वजह से होता है। खिंजीर के करीब रहने वाले अफराद को ये इन्फेक्शन होता है। यानी देखिए जो मैक्सिको उसमें पहली बार 2009 में बताया गया था। अब देखिए सॉरी टू से वो एक्चुअली मैसेज की वजह से वो आ गया था। तो क्या आप जानते हैं बताया गया है जो स्वाइन इन्फ्लुएंजा होता है, स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा, वो H1 और N1 वायरस की वजह से होता है। अब ये वायरस की वजह से जो लाहक होता है ना, ये मर्ज़ खिंजीर में पाए जाते हैं। यानी ये जो बीमारी है वो खिंजीर यानी जो पिग है उसमें पाया जाता है, और वायरस की वजह से ये जो खिंजीर खाते हैं उनकी वजह से वो इंसान में भी मुंतकिल हो जाता है, और खिंजीर के करीब रहने वाले अफराद जो होते हैं उनकी वजह से भी उनको इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है HIV यानी एडिस। एडिस अब क्या है वो देखेंगे। हाँ, एडिस है इंसान में HIV की वजह से होता है, यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसिव वायरस की वजह से होता है। इस मर्ज़ के लाहक होने से इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़ियत में कमी आती है और वो मुख्तलिफ़ अमराज का शिकार हो जाता है। तब भी तिब्बी तजुर्बा गाह में जांच के बगैर एडिस की सही तशख़ीस नहीं की जाती। इसकी सही तशख़ीस के लिए खून की मखसूस जाँच है जो इलिसा कहलाती है। एडिस की अलामत मुख्तलिफ़ अफराद में मुख्तलिफ होती है। देखो इसको कुछ प्रॉपरली नहीं कह सकते कि इसकी अलामतें क्या है। क्या होती है कि जो इंसान में ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसिव वायरस की वजह से होता है ये, और क्या होता है इस मर्ज़ में जो इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़ियत यानी इम्यूनिटी जो है इंसान की वो कमज़ोर हो जाती है और वो मुख्तलिफ़ अमराज का शिकार हो जाता है। मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि जो इंसान की इम्यूनिटी जो कमज़ोर होती है ना, तो बहुत सारे अमराज का वो शिकार हो जाता है। और क्या होता है कि जो तिब्बी तजुर्बा गाह है यानी जो रिसर्च का ये है रिसर्च सेंटर है, वहाँ इसकी तजुर्बा के बगैर एडिस की सही तशख़ीस नहीं की जाती कि उन्हें एडिस ही हुआ या कुछ और हुआ है। और बोला गया है कि इसकी जो सही तशख़ीस के लिए खून की जांच होती है, यानी आपको डॉक्टर बोलता है ना कि आपको ब्लड चेकअप कराइए, तो वही रीज़न जानने के लिए वो पूछ करवाता है आपसे। तो इसकी जो जांच होती है उसे इलेसा कहते हैं। हाँ,
और एडिस की अलामत मुख्तलिफ यानी सब में एक जैसी नहीं होती। एडिस की अलामत मुख्तलिफ अफराद में अलग होती है, मुख्तलिफ होती है। अब देखिए क्या बोला गया है, इसे हमेशा जहन में रखिए। HIV से मुतासरा शख्स को छूने, उसके साथ खाना खाने से एडिस नहीं होता है। HIV से मुतासरा शख्स की तीमारदारी करने से एडिस नहीं होता है। यानी आप लोग अपने दिमाग से ये ख्याल हटा दीजिए कि जिसको HIV हुआ रहेगा वो क्या होता है कि अगर आप उसे छूते हो, उसके साथ खाना खाते हो या फिर उसके साथ उसकी देखभाल करते हो तो आपको एडिस नहीं होता है, ठीक है। यानी ये जो HIV आपको नहीं होगा, ओके। दूसरा पॉइंट आपको बोला गया कि HIV उस मुतासर शख्स के साथ मामूल का बर्ताव होना चाहिए। यानी HIV जिसके साथ जो मुतासर शख्स होते हैं उनके साथ मामूल एकदम अच्छा कीजिए, ठीक है। इस बात को जहन में रखने आपको ही बोला है। क्या आप जानते हैं HIV वायरस पहली बार अमेरिका के ख़ास नौ के बंदर में पाया गया। यानी ये जो वायरस है ना, सबसे पहला एक ख़ास नौ का एक बंदर था अफ्रीका में, उसमें पाया गया था। नेशनल एडिस कंट्रोल प्रोग्राम और यूनियन एडिस के मुताबिक हिंदुस्तान में एडिस का 80-85% फैलाव गैर महफूज जिनसी ताल्लुकात की वजह से हो रहा है। यानी जो HIV वायरस है वो सबसे पहले अफ्रीका के एक बंदर जो था उसमें दिखा गया। अब नेशनल एडिस जो कंट्रोल प्रोग्राम है और यूनियन जो एडिस है उनके मुताबिक जो हिंदुस्तान में है ना, एडिस का 80-85% फैलाव गैर महफूज और जिनसी ताल्लुकात की वजह से हो रहा है। ये जिनसी ताल्लुकात क्या है अभी मैं आपको नहीं बता सकती, आप लोग 9th में जाएंगे ना तो आप लोग पढ़ेंगे। अभी ये जानने के लिए आप बहुत ही छोटे हैं, ठीक है। तो आप लोग और नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोग को समझ में आ जाएगा रीज़न। हैवानात के ज़रिए मर्ज़ का फैलाव। अब हैवानात के ज़रिए किस तरह जो मर्ज़ बीमारियाँ वो फैलती है, चलिए देखते हैं। हैवानात के ज़रिए फैलाव क्या है, चूहे घूस वगैरह को ख़त्म करने के लिए आपके मकान में कौन सी तदबीर की जाती है। हम लोग पेस्ट कंट्रोल मंगाते हैं ना, चूहे को घूस वगैरह जिनको ख़त्म करने के लिए। दूसरा है पालतू कुत्तों बिल्लियों परिंदों की सेहत को देखभाल क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर इन्हें जो बीमारियाँ फैल जाती है। तीसरा है कबूतर और हैवानात का इंसानी सेहत से कोई ताल्लुक़ है, ऑफ कोर्स है। अगर इन्हें कबूतर इंसान खाता है, अगर उन्हें कोई बीमारी रहेगी तो अगर इंसान खाएगा तो उनकी बॉडी में वो चीज़ मुंतकिल हो जाती है और इंसान की सेहत पर बहुत बड़ा असर होता है और इसकी वजह से वो बीमार हो जाते हैं। चौथा है चूहे घूस झिंगुर का इंसानी सेहत पर क्या असर होता है। चूहे में अक्सर कहा जाता है कि बीमारी, एक्चुअली मुझे भी याद नहीं आ रहा है, चूहे घूस उनकी वजह से इंसानी सेहत पर भी असर पड़ता है क्योंकि चूहे अक्सर घर में रहते हैं, है ना। झिंगुर वगैरह, झिंगुर क्या करते हैं, जो खाने पे चढ़ जाने की वजह से इसको आलूदा कर देते हैं खाने को। वो जो खाते हैं तो हमें क्या होता है, आलूदा ग़िज़ा की वजह से पेचिस वगैरह जो दूसरी बीमारी है जो आलूदा ग़िज़ा के ज़रिए फैलती है वो बीमारियाँ लाहक हो जाती है, ओके। उसके बाद है संगरेज़गी यानी रैबीज़। अब संगरेज़गी वायरस की वजह से होती है। इस मर्ज़ के मुतासरा कुत्ते, खरगोश, बंदर, बिल्ली वगैरह के काटने से इंसान को ये मर्ज़ लाहक होता है। यानी अब क्या अभी अक्सर क्या होता है कि हिंदुस्तान में तो नहीं मगर दूसरे देशों में यानी दूसरे कंट्रीज़ में, दूसरे ममालिक में क्या होता है कि अक्सर कुत्ते बिल्ली वगैरह पालते हैं, है ना, बंदर वगैरह। तो क्या होता है खरगोश वगैरह, तो इनमें अगर उनमें ये वायरस होती है ना संगरेज़गी, तो ये वायरस अगर काट लेना किसी इंसान को तो उनमें वायरस मुंतकिल हो जाता है और उस वजह से इंसान को भी ये वायरस का शिकार होना पड़ता है। और संगरेज़गी की जरासीम असाब के ज़रिए दिमाग में दाखिल हो जाते हैं। बाप, अब दिमाग में दाखिल हो जाते हैं तो यानी पूरा कंट्रोल ख़त्म। इंसान का दिमाग क्या होता है, दिमागी जो इंसान का है वो सब चीज़ अपने सारे आज़ा पे इंसान के कंट्रोल रखता है ना। ये बात आपने साइंस में पढ़ी होगी कि जो दिमाग है वही सबसे कंट्रोल है इंसान का, कि इंसान के हर बॉडी को यानी जो हर पार्ट को कंट्रोल रखता है अपने इस पर, है ना। तो अब वो दिमाग में दाखिल हो जाता है तो शायद दिमाग काम करना बंद हो जाता होगा। अब इस मर्ज़ के अहम अलामत अपग्रेज़गी यानी हाइड्रोपीवा है। इस मर्ज़ में मरीज़ पानी से खौफ खाता है। यानी इंसान को अगर ये संगरेज़गी हो जाए ना तो क्या होता है, वो पानी से डरता है इंसान। और संगरेज़गी यानी जानलेवा बीमारी है, लेकिन मर्ज़ में मुब्तला होने से कबल टीके के ज़रिए मर्ज़ की हिफाजत हो सकती है। अगर इसे
क्या किया जाए कि अगर काट लिया जाए, अगर कुत्ता काट ले और ये वायरस मुंतकिल हो जाए उनमें, लेकिन अगर उन्हें टीका लगवा दिया जाए तो वो क्या होता है कि वो बच सकते हैं। हाँ, और उससे पहले यानी पहले अगर आपको बचपन में बहुत सारे टीके लगाए जाते ताकि आप आने वाले इसमें टाइम में वक्त में आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सके, क्योंकि जब आप छोटे होते हैं तो आपको BCG का टीका लगवाया जाता है ना, वो भी बीमारी की वजह से बचने के लिए आपको लगाया जाता है। उसके बाद आपको बोला गया है कि कुत्ते के काटने के बाद इस मर्ज़ की अलामत 90 कितना है 75 यानी 75 टू 90 दिनों में नज़र आने लगती है। काफ़ी वक्त दिखा रहा है इसमें, है ना। जब कुत्ता जब काट लेगा इंसान को तो 75 से 90 दिनों में तब नज़र आएगी इसकी अलामतें, ऐसा बोला गया। अब देखिए यहाँ बोला गया है संगब्रिजी की अलामत है, पहले है 2 ता 12 हफ्तों की बुखार रहता है इसमें, बेरब्त गुफ्तगू करना, पानी से खौफ खाना, यानी किसी से मिले बात करना, दोबारा यानी 2 से 12 हफ्तों तक बुखार रहना, और पानी से डरता है इंसान इसमें, ठीक है। इसके बाद इंटरनेट मेरा दोस्त है, तो इंटरनेट पर आप लोग बहुत सारे वीडियो देखते होंगे, इसके मुतालिक देखिए, इसके मर्ज़ की रोकथाम भी मिलता है तो कीजिए, आप अपने जमात में बताइए, वही चीज़ बोला गया है। बताए तो भला जानवरों की रहने की जगह पिंजरे वगैरह बावर्ची खाने और खाना खाने की जगह पर ना रखिए। क्या बोला है कि जानवरों की रहने की जगह पिंजरे वगैरह बावर्ची खाने और खाना खाने की जगह पर ना रखिए। अब जानवर को कहाँ बोला है पिंजरे वगैरह या बावर्ची खाने में रखने के लिए मना कर रहा है आपको। दूसरा है रेबीज को किन अलामत के ज़रिए पहचानेंगे, चलिए देखते हैं। बे है गैर मुतदी अमराज है। अब क्या हमने इससे पहले जितने भी पढ़े वो सारे मुतदी अमराज थे, फैलाव करते थे, अब आया गैर मुतदी अमराज यानी जो फैलते नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, जो अमराज छूत या रब से नहीं फैलते उन्हें गैर मुतदी अमराज कहते हैं। ऐसे अमराज चंद मखसूस वजूहात की बिना पर इंसान के जिस्म में पैदा होते हैं, यानी ये खुद के रीज़न की वजह से फैलते हैं इंसान के बॉडी में, ना कि छूने की वजह से। तो पहला है शरतान यानी कैंसर, ठीक है। अब कैंसर की वजह क्या है, तंबाकू का इस्तेमाल आप लोग सब जानते हैं। इसका रीज़न क्या है, खुलियात के बाकायदा तकसीम और गैर मामूली इजाफे को शरतान कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है यानी तारीफ़ है, आप लोग याद रख लीजिए सरतान की। कैंसर की खुलियात को क्या है, ग्रो या गांठ का मुहल्लिक ट्यूमर कहते हैं। सरतान का मर्ज़ फेफड़े, मुंह, ज़बान, मैदा, पुश्तान, रहम, जल जैसे आज़ा में खून या किसी भी नसीज में हो सकता है। यानी जो ये है कैंसर है वो इंसान को फेफड़े, मुंह, ज़बान, मैदा, पुश्तान, रहम, जल्द जैसे बहुत सारे आज़ा खून की किसी भी नसीज में हो सकता है। तो रीज़न यही बोला जाता है कि इन्हें जो नशे की चीज़ है वो ना करें आप लोग। वजूहात इसमें बताई गई है, देखिए क्या बोला है वजूहात में, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, जो सिगरेट है, शराब का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, खुराक में रेशेदार ग़िज़ा, फल सब्ज़ियाँ तरकारियाँ का इस्तेमाल ना होना, फास्ट फूड, जंक फूड, वड़ा पाव, पिज़्ज़ा वगैरह का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जैसी कई वजूहात हो सकती है। तवारुस भी एक वजह हो सकती है। इसमें क्या है, तवारुस यानी जो रीज़न है कि एक नस्ल के ज़रिए दूसरे नस्ल में मुंतकिल होना तवारुस कहलाता है। तो तवारुस यानी अगर आपके ख़ानदान में किसी को है तो आपको भी हो सकता है ये मर्ज़, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान देना है ये चीज़। और ये बोला गया है कि इसमें क्या है कि तंबाकू, गुटखा, सिगरेट और जो शराब है इनका ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, और जो क्या है कि खाने में ना रिश्तेदार जो सब्ज़ ग़िज़ा होती है उनका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जब हम गोश्त मछलियाँ ज़्यादा खाते तो उनकी वजह से भी हो सकता है। और फास्ट फूड जो जंक फूड होता है उनकी वजह से, बाहर का खाना, वड़ा पाव, पिज़्ज़ा वगैरह, इनकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ देख लेते एक बॉक्स दिया गया है, कैंसर का जदीद तशखीस, तरीका और इलाज, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एज अ इम्पॉर्टेंट है ये, आपको पूछ सकता है कि कैंसर के जदीद तरीके तशखीस का तरीका इलाज बताइए, तो आप लोग ये पूरा पैराग्राफ लिख देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ओके। अब उसके बाद है अलामत है इसकी, देख लीजिए। अलामत है, पहला है तवील अरसे तक खांसी का होना, यानी काफ़ी दिन, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक रहना, तो अब ये खांसी। आवाज़ में करख्तगी यानी आवाज़ में ज़ोर से चिल्लाना, ऐसा
ये बोल सकते हैं ना घरघराहट जैसा, निगलने में तकलीफ़ होना, यानी जब ग़िज़ा आप निगलते हो तो तकलीफ़, दर्द होना हलक में। दूसरा है इलाज के बावजूद ज़ख्म या सूजन का कम ना होना, अगर आपको कहीं पे चोट लग जाती हो, सूजन रहती हो, ज़ख्म हो जाता हो, तो डॉक्टर से आप इलाज करवा ही रहे हो लेकिन तब भी वो ख़त्म नहीं होता है, तो ये भी एक इसका रीज़न है। तीसरा है पुश्तान में गांठ नमूदार हो जाता है, यानी जो पुश्तान है हमारे उसमें गांठ हो जाती है। चौथा है बगैर किसी वजह की वज़न का कम होना, यानी वज़न का कम होना भी इसकी एक रीज़न है, अलामत है इसकी। ठीक है, अब गुफ्तगू कीजिए कैंसर की रोकथाम किस तरह करेंगे, इसके ताल्लुक से गुफ्तगू कीजिए। जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो कैंसर की रोकथाम के लिए किए गए हैं ना, तो पोस्टर बनाकर कमरे जमात में लगवाइए, इसकी बोल रहा है। बताए तो भला, क्या बगैर शक्कर की चाय वाला या मीठी चीज़ों से परहेज़ करने वाला कोई फ़र्द आपको याद है? उसके पश्चात क्या वजह हो सकती है? देखिए, आपके घर में अगर कोई इंसान शक्कर की इस्तेमाल नहीं करता, यानी जो शक्कर की किस्में बहुत सारी है, ग्लूकोज़ है, फैक्ट्रोज़ है, तो इसमें इसकी कोई ये रीज़न नहीं है। रीज़न क्या होता है कि अक्सर आपके घर में जो इंसान है अगर वो नहीं खाता है, बिना शक्कर की चाय पीता है, यानी उसे डायबिटीज़ होगा, डॉक्टर ने मना किया होगा कि आप इस्तेमाल ना करें शक्कर का, यानी मीठापन। क्या होता है, जो डायबिटीज़ ना वो इंसुलिन की कमी होती है, लबलबे में इंसुलिन की कमी से हो जाता है। चलिए अब देख लेते हैं, हमारा दूसरा पॉइंट था ज़ियाबेतीस यानी डायबिटीज़। लबलबे से खारिज होने वाला मुहरकाब यानी इंसुलिन खून में ग्लूकोज़ की मिकदार पर काबू रखता है, यानी जो लबलबा है आपका उसमें से जो खारिज होने वाला मुहरकाब है आपका इंसुलिन, जो खून में ग्लूकोज़ की मिकदार पर काबू रखता है। अब जो काबू रखने वाला ग्लूकोज़ है उसको काबू रखता है, अगर उसी का जो तनासुब है, इंसुलिन का ही तनासुब अगर कम हो जाए और खून में शक्कर की मिकदार पर काबू नहीं रहता तो उस नक्स को ज़ियाबेतीस कहते हैं। यानी जो देखिए, जो क्या होता है कि अगर आपका जो काबू ही ख़त्म हो जाएगा तो इंसुलिन का तनासुब कम हो जाता है और खून में शक्कर की मिकदार पर काबू ही नहीं रहता, तो उस नक्स को ही ज़ियाबेतीस कहते हैं, यानी इसी को ज़ियाबेतीस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी अलामतें हैं, इन अलामत को नज़रअंदाज करना मुनासिब बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आपको ध्यान देनी है। पहला है रात में बार बार पेशाब का आना। ठीक है, वज़न में बहुत ज़्यादा इजाफा या कमी जैसी अलामतें नज़र आती है। क्या होता है कि आपको रात में अगर किसी आप ज़रूरी नहीं है आपको या आपके घर में किसी अफराद को, हो सकता है आस पड़ोस जो भी है, सुने होंगे आप लोग कि उन्हें ना रात में बार बार पेशाब आती है, बहुत बहुत ज़्यादा आती है, तो ये भी एक रीज़न है इनका ज़ियाबेतीस का। और बोला गया कि वज़न में ज़्यादा या कमी हो तब भी इसकी ये अलामत है। ज़ियाबेतीस की वजूहात है तवारुस, अगर आपके ख़ानदान में किसी को है तो ये तब भी हो सकता है ये आपको। और उसके बाद है बहुत ज़्यादा मोटापा भी इसका एक रीज़न है ना। और वर्जिश, जिस्मानी काम का फकदान। देखिए, बैठे बैठे जो अक्सर काम करते हैं ना उनका भी एक ये रीज़न है। दिमागी तनाव, गुस्सा, झिलझिलाहट जो होता है ना, ये भी एक रीज़न है इसका। दिमागी तनाव, इंसान क्या होता है, दिमागी तनाव रीज़न क्या है, ज़्यादा शोर की वजह से दिमागी तनाव लाहक होता है। अभी इंसदादी तदाबीर है, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ग़िज़ा, दवाई और वर्जिश की मदद से इस पर काबू पाएँ, यानी ये ख़त्म नहीं होता ये अमराज, है ना। तो ये अमराज ख़त्म नहीं होता है, तो बोला गया कि डॉक्टर की हिदायत ले और इसके मुताबिक जो ग़िज़ा डॉक्टर बोलता है आप वही खाएं और दवाइयाँ हमेशा लेते रहे, ज़िंदा रहना है आपको तो, और वर्जिश की मदद से इस पर काबू। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते क्या है। उसके बाद है, क्या आप जानते हैं फ़िलहाल मुल्क में ज़ियाबेतीस के तकरीबन 7 करोड़ मरीज़ है। दुनिया में ज़ियाबेतीस का सबसे ज़्यादा मर्ज़ भारत में है। देखिए क्या बोला गया है, फ़िलहाल अभी ज़ियाबेतीस के तकरीबन 7 करोड़ मरीज़ हैं, यानी जितने भी 7 करोड़ मरीज़ है, शायद पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा है ये। और दुनिया में ज़ियाबेतीस का सबसे ज़्यादा मर्ज़ भारत में, यानी सबसे ज़्यादा मर्ज़ पाने वाला ज़ियाबेतीस जो है वो भारत में ही है, हमारे इंडिया में ही है। और इंटरनेट, मेरा दोस्त आपको बोल रहा है इंटरनेट में ज़ियाबेतीस से मुतालिक वीडियोस देखने बोल रहा है आपको, अगर आपको मिल रहा है तो उसको ग्रो में जमात में पीपीटी पेश कीजिए बोल रहा है, आपको पेश करने बोल रहा है। अब तीसरा है हमारा अमराज़ कल्ब यानी हार्ट डिजीज़। अब हार्ट अटैक क्या है, इसकी रीज़न्स क्या है, चलिए देख लेते हैं। दिल के उज़लात को खून के अलावा ऑक्सीजन और तग़ज़ियाती मादों की फराहमी में कमी हो तो दिल की कारकर्दगी मुतासिर होती है। इस हालत में दिल को ज़्यादा काम करना पड़ता है, नीज़ तनाव की वजह से दिल का दौरा पड़ सकता है।
दिल का दौरा पड़ने पर फ़ौरन डॉक्टर की सलाह लेना और इलाज करवाना ज़रूरी है। क्या है? जो हार्ट डिसीज़ यानी अमराज़ क़ल्ब है, वो रीज़न क्या बोलता है कि दिल का जो उज़लात है वो खून के अलावा ऑक्सीजन और तग़ज़ियाती मादों की फ़राहमी में कमी हो तो दिल की कारकर्दगी मुतासिर हो जाती है और उस हालत में दिल को ना ज़्यादा काम करना पड़ता है और इस वजह से यानी इसको ज़्यादा टेंशन होने की वजह से इंसान को और दिल का दौरा पड़ सकता है। अब इंसान देखिए, जिसको आप समझ लीजिए कि अगर आपके घर किसी इंसान को मान लीजिए कि हार्ट का प्रॉब्लम है, अगर आप उसे कोई चीज़ बता देते तो उन्हें ना झटका लगता है ज़ोर से और हार्ट अटैक भी हो सकता है उनको। तो वही चीज़ बोला गया कि उन्हें तनाव हो जाता है, नीयत तनाव हो जाता है। तो दिल का दौरा पड़ने पर फ़ौरन डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और इलाज करवाना चाहिए इसका। अब आपको एक और चीज़ बोला गया, यहाँ हम पहले देख लेते हैं, इसे हमेशा जहन में रखिए। हर मर्ज़ की मखसूस साइंसी वजूहात होती है। देवी देवताओं के गज़ब या लोगों की बद्दुआ की वजह से बीमारी नहीं होती है। मुनासिब तिब्बी इलाज से ही बीमारियां ठीक होती है, जादू टोने से बीमारियां ठीक नहीं होती। यानी आपको एक बात बोल, चलिए इसको हम बाद में समझते हैं, पहले है ना इसकी अलामतें देख लेते हैं, है ना। इसकी अलाम अब हमने इसको पढ़ लिया, इसी को ख़त्म कर लेते हैं, है ना। सॉरी। हाँ, क्या होता है कि अब हम लोग जानते हैं कि जो देवी, अब लोग क्या करते हैं, जो देवी देवता को पूजने वाले लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम उनसे पास जाएंगे तो हमारी बीमारियाँ ठीक हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। और लोगों की बद्दुआ की वजह से बीमारी हो गई है हमें, हमने उसके बद्दुआ लिया तो उस वजह से हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि क्या होती है कि जो बीमारियाँ है वो सिर्फ दवाइयों की वजह से ही ठीक होती है और जादू टोने से बीमारियाँ नहीं ठीक होती है। समझा? वही चीज़ आपको बोला है, इसे हमेशा जहन में रखिए, ध्यान दीजिए। ओके, उसके बाद है आपको इन अलामतों को नज़रअंदाज ना करें। यानी पहला है सीने में नाकाबिल बर्दाश्त दर्द, बहुत ज़्यादा आपको सीने में दर्द होना, यानी बिल्कुल भी बर्दाश्त के काबिल ना हो तब। और बोला है सीने में तकलीफ़ की वजह से सांसों, गर्दन और हाथों में दर्द, यानी जो गर्दन से लेके जो आपका जो हाथ है वहाँ पे जो बीच में जो दर्द होता है वो दर्द, और हाथों में खिंचाव, पसीना आना, बेचैनी वगैरह, ये सब क्या है, ABC की अलामत, इसे कभी भी नज़रअंदाज ना करें। अमराज़ क़ल्ब की वजूहातें सिगरेट नवैसी, शराब नवैसी, ज़ियाबितीज़, खून का ज़्यादा दबाव, मोटापा, जिस्मानी मेहनत की कमी, यानी जो जिस्मानी मेहनत की जो कमी होती है ना, मेहनत भी एक तरह से एक वर्जिश ही इंसान का, है ना। तो वर्जिश की कमी नहीं होना चाहिए। आप इसीलिए बोलते कि है ना, योगा जो होता है, योगा एक्सरसाइज वगैरह हमेशा करना चाहिए इंसान को। मुसलसल बैठकर काम करना, तवारुस, तनाव, बदमज़ाही और तक तकफ़िरात यानी टेंशन। अब बोला गया कि जो अमराज़ क़ल्ब की वजूहात है वो सिगरेट नवैसी की वजह से होती है, ज़ियाबितीज़ यानी जिसको डायबिटीज़ है उनको भी हो सकता है अमराज़ क़ल्ब, और खून का ज़्यादा दबाव होना, मोटापा, जिस्मानी मेहनत की कमी और वर्जिश की कमी की वजह से भी होता है, और मुसलसल बैठे रहना, काम करना, यानी अगर 24 घंटे में से इंसान बहुत ही कम खड़ा होता है, चलता है, अगर ज़्यादा टाइम वो बैठे रहता है तो उसको भी ये लाहक हो सकता है। और तवारुस यानी जिसके ख़ानदान में उसको भी हो सकता है। और तनाव या टेंशन की वजह से बहुत ज़्यादा लाक होता है। ठीक है, ये देखिए। तो चलिए आप लोग भी कोशिश कीजिए कि अपने माँ बाप को कोई टेंशन मत दें, ताकि जिनकी वजह से उन्हें कोई, कि इंसान की ज़िंदगी एक छोटी सी है ना। तो आप लोग भी समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रही हूँ। अब देखिए अमराज़ क़ल्ब के टाइम जो वजूहात की जाती है उस टाइम क्या होता है कि जो अमराज़ क़ल्ब से मुतालिक ओपन हार्ट सर्जरी की जा सकती है, हार्ट सर्जरी, एंजियोप्लास्ट, पीस मेकर लगाना, या क्या है, स्टेंशन डालना की बंदकारी, यानी जो अमराज़ क़ल्ब, अगर जिसका बोला था कि ये सारे हाथ अपनाए जाते हैं उस टाइम, और जिसको जो से उन्हें किया जाता है, मतलब अगर थोड़ा रहता है तो थोड़े के हिसाब से किया जाता है, ज़्यादा रहता है तो उन्हें ज़्यादा के हिसाब से किया जाता है। ये 6 बताई जाती है। आपने सुना होगा कि अगर किसी को हार्ट अटैक है तो उनको एंजियोप्लास्ट किया गया है, या तो फिर बोल सकते हैं बाय हार्ट सर्जरी है, ओपन हार्ट सर्जरी, ऐसा सुनते हैं ना हम लोग, वही चीज़ बदला गया है यहाँ पर। उसके बाद है, इसे हमेशा जहन में रखिए। क्या है, हाँ, ये एज अ बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, आप लोग को डेली जो लाइफ है आपका उसमें भी काम आ सकता है। ये ऐसा है, दिल के मर्ज़ में इब्तदाई तिब्बी इमदाद, सबसे पहले काम क्या है, सब अगर किसी को हो जाए बाई चांस, सबसे पहले 108 नंबर एम्बुलेंस को फ़ोन कीजिए, मरीज़ के कंधे हिलाइए, यानी मरीज़ के जो कंधे
और हम लोग किस साइड समझते हैं कि लेफ़्ट साइड होता है ना हार्ट, होता है तो हार्ट दोनों में ही बीच में ही होता है, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा उसका लेफ़्ट साइड है बाएं जानिब है, इसीलिए उसे बोला जाता है कि जो हमारा दिल है ना वो लेफ़्ट साइड है, बाएं जानिब है ना। तो देखिए जब किसी को हो जाए तो आप उसके ना कंधे ज़ोर ज़ोर से हिलाइए उसके, और हिलाकर देखिए कि वो होश में है या नहीं, है ना। और फिर मरीज़ को सख्त सख्त सतह पर लेटाना, यानी नरम सतह नहीं होना चाहिए, एकदम सख्त होना चाहिए वो जगह, उस पर लेटाइए और तिब्बी तरीके से उसके सीने को बहुत ज़ोरों से दबाइए, यानी जो लेफ़्ट साइड इसको खूब ज़ोर से दबाइए, काफ़ी स्पीड होना चाहिए। इस तरीके को कॉम्प्रेशन ऑनली लाइफ सपोर्ट करती हैं। और 1 मिनट में 100 से 120 की रफ्तार से 30 बार सीने के दरमियान दबाएं, यानी जो सीने के दरमियान होता है ना उसे एक मिनट में 100 से 120 की रफ्तार से 30 बार सीने को दबाइए, ठीक है, सीने के दरमियान जो से दबाइए, तो वो इंसान थोड़ी देर के लिए ठीक हो सकता है। और उसे बोलिए कि ज़ोर ज़ोर से खांसे वो, उसकी वजह से जो हमारा नस ब्लॉक्ड रहता है ना वो खुल जाता है। ओके, उसके बाद ये मालूमात हासिल कीजिए है। उसके बाद है दवाओं का बेज़्यादा इस्तेमाल। अब क्या होता है, इंसान अपनी डेली लाइफ में क्या करता है, दवाओं का बेज़्यादा इस्तेमाल करता है, यानी बेवजह इस्तेमाल करता है जिसका कुछ काम ना हो, इस वजह से भी। अब देखिए क्या है, बाज़ औक़ात कुछ लोग डॉक्टर के मशवरे के बगैर दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। ऑफ कोर्स करते हैं, बिल्कुल करते हैं लोग। क्या करते हैं कि डॉक्टर की मतलब बिना मशवरे की दवाइयाँ खा लेते हैं, कहते हैं हम लोग इससे ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इनके ज़्यादा इस्तेमाल से हमारे जिस्म पर बड़े बुरे असरात होते हैं, यानी इनकी वजह से, इनकी छोटी सी गलती की वजह से बहुत बड़ा असरात हो जाता है, बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। जैसा कि ज़्यादा मिकदार या बार बार दफ़े दर्द यानी पेन किलर्स के इस्तेमाल से उज़वी निज़ाम, खराजी निज़ाम और जिगर पर मुज़िर असरात पड़ता है। ज़िद हयात यानी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल ज़्यादा से मतली, पेट दर्द, पतले जुलाब, जिस्म पर फांसियाँ, ज़बान पर सफ़ेद धब्बे वगैरह हो सकते हैं। यानी आप दवाओं का भी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यानी बिना पूछे डॉक्टर से, तो क्या होता है आपको, अब देखिए आपको पेन किलर्स बार बार खा लेते हैं सर में दर्द होने की वजह से, इसकी वजह से आपका उज़वी निज़ाम ख़राब हो सकता है, इखराजी निज़ाम ख़राब हो सकता है, जिगर है उस पर मुज़िर असरात पड़ता है। और ज़िद हयात यानी एंटीबायोटिक्स के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से मतली, पेट दर्द, पतले जुलाब यानी लूज़ मोशन, जिसमें फांसियाँ, ज़बान पर सफ़ेद धब्बे वगैरह आ सकते हैं, ठीक है। तो आप कभी भी ना डॉक्टर की सलाह मशवरा के बगैर दवाई ना लें, मतलब डॉक्टर आपको सलाह दे रहा है कि दवाई, डॉक्टर से पूछ कर ही दवाइयाँ लें, ठीक है, क्योंकि वो एक तरह वो आपको रीज़न देख के ही दवाई बोलता है लेने के लिए, बेवजह वो नहीं बोलता है। अब हम देखेंगे ये जेनेरिक अद्विया क्या है, जो दवाई है वो क्या है। जेनेरिक दवाओं का आम दवाएं भी कहते हैं। इन दवाओं की तैयारी में तकसीम किसी पेटेंट के बगैर की जाती है, और ये दवाई ब्रांडेड दवाइयों की हम पल्ला और इस मयार की होती है कि जेनेरिक अद्वियात की तैयारी में दवाओं का अज़ा का तनासुब या उन दवाओं की तैयारी का कॉफर्मूला दस्तयाब होने की वजह से तहकीक पर होने वाले इखराजात में बचत होती है, जिसकी वजह से जेनेरिक दवाइयों की कीमत ब्रांडेड दवाइयों की बनिस्बत बहुत कम होती है। यानी ऐसी दवाइयाँ भी बनाई जाती है जिनको बहुत ही कम मतलब प्राइस में बेची जाती है, और वो हमारे लिए अच्छी भी होती है, नहीं जेनेरिक दवाइयाँ कहा जाता है, जेनेरिक, ठीक है। उसके बाद है तर्ज ज़िंदगी और अमराज। चलिए देख लेते ये भी क्या है। अब क्या है, तर्ज ज़िंदगी यानी खुराक और रहन सहन में रोज़मर्रा मामूलात और ग़िज़ा शामिल है। आजकल देर से बेदार होना, रात देर से सोना, खाना खाने के औकात में मुसलसल तब्दीली, वर्जिश और मेहनत के काम की कमी, जंक फूड के इस्तेमाल वगैरह में इजाफा होना, इसीलिए अमराज में मुब्तला होने का तनासुब बढ़ गया है। अब क्या बोल रहा है कि अब हमारी ज़िंदगी है उसका ताल्लुक़ किस तरह बीमारी से है। क्या बोल रहा है कि रहन सहन में रोज़मर्रा के जो मामूलात होती हैं उसमें ग़िज़ा शामिल है, ऑफ कोर्स शामिल है। हम ग़िज़ा के बिना ज़िंदा रह सकते क्या, नहीं रह सकते ना। तो इसी तरह बोला है कि आजकल क्या करता है इंसान, देर से सोता है और सुबह बहुत लेट से उठता है ना। और रात से देर तक सोना, वही जो बोला गया है आपको। और खाने के औकात में मुसलसल तब्दीली, उनमें तब्दीली बढ़ जाती है, अलग हो जाती है, नाश्ता कभी और
दोपहर का खाना किसी वक्त, रात में खाना अलग, तो वही चीज़ बोला गया। वर्जिश और उसमें मेहनत के काम की जो कमी हो जाती है और जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करना में जो इजाफा होता है, इस वजह से अमराज में बहुत ज़्यादा मतलब मुब्तला होने का तनासुब बढ़ गया है। यही रीज़न्स बताए गए हैं। उसके बाद है आपको अमराज में मुब्तला होने की तनासुब को कम करना हो तो मुनासिब तर्ज़ ज़िंदगी का आदी होना बेहद ज़रूरी है। इसीलिए मुनासिब नींद, सही ग़िज़ा, मुराक़बा और वर्जिश करना ज़रूरी है। इस तरह वही वर्जिश करना चाहिए जो आपके जिस्म बर्दाश्त कर सकता है। यानी देखिए, आपको बोला गया है कि अमराज में मुब्तला होने का आप तनासुब को आप कम करना चाहते हैं, तो आप जैसे अगर आप देखेंगे किसी इंसान को, अगर वो इसमें कोई बीमारी में मुब्तला हो गया तो धीरे धीरे दूसरी बीमारी भी उसमें अंदर आने लगती है। तो अगर आप कम करना चाहें तो अपनी तर्ज़ ज़िंदगी को अच्छा बनाना होगा, बेहद ज़रूरी है ये काम। इसीलिए आप मुनासिब नींद, इंसान को 7 से 8 घंटा सोना चाहिए, सही ग़िज़ा खाना चाहिए, प्रॉपर ग़िज़ा, उस ग़िज़े में हर चीज़ शामिल हो, है ना, विटामिन्स, सारी चीज़ें, प्रोटीन वगैरह, कार्बोहाइड्रेट, सारी मतलब चीज़ें जो हैं, जो उनके बॉडी में जो ज़रूरी है वो सब खाने चाहिए, तभी वो सही ग़िज़ा कहलाएगी। और मुराक़बा, वर्जिश करना ज़रूरी है, यानी वर्जिश करना भी बहुत ज़रूरी है। और वर्जिश वही करें जो आपका जो बॉडी है उसे बर्दाश्त कर सके, जिस्म जो है। और मुख्तलिफ योगासन के वीडियो भी देखने आपको बोल रहा है यूट्यूब पर, दूसरे जो वेबसाइट्स हैं उन पर देखिए। उसके बाद है टीका अंदाज़ी यानी वैक्सीनेशन। अब क्या है, अमराज से तहफ़्फ़ुज़ के लिए टीका लगवाना बेहद ज़रूरी है। अपने करीबी अस्पताल से टीका अंदाज़ी का चार्ट हासिल कीजिए और इससे मुताला कीजिए। अब आपको बोल रहा है, काम दिया गया, अमली काम है ये। अमराज के तहफ़्फ़ुज़ से यानी किस बीमारी के टाइम कौन सा टीका लगवाया जाता है, उस टीके का नाम लिखिए। अमराज एक साइड लिखिए, दूसरे साइड लिखिए टीका। तो आप उनमें नंबर 1 लिख के दीजिए, कोई बीमारी जो है, दक जो है उनकी कौन सी लिखा जाती है, उनकी जगह कौन सी टीका ली जाती है, उनके चार्ट बनाने बोल रहा है और आपको अपनी जमात में पेश करने बोल रहा है। उसके बाद है, क्या आप जानते हैं 1 जुलाई 2015 को भारत सरकार ने पंत प्रधान जिन औषध योजना कौमी तिब्बी मंसूबे का ऐलान किया। इस मंसूबे के तहत अवाम को बेहतरीन मेयार की दवाइयाँ कम कीमत में मुहैया कराई जाती है, इसीलिए इन्हें जन औषधि स्टोर्स शुरू किए गए हैं। यानी 1 जुलाई को 2015 को एक कार्ड ये शुरू किया गया था, जिसे पंत प्रधान जन औषधि योजना कहा जाता है, जिसमें बहुत ही कम कीमत में दवाइयाँ दी जाती है। उसी का नाम बोला गया, इसीलिए इन्हें जन औषधि स्टोर्स कहते हैं। दूसरा पॉइंट में बोला गया है, भारतीय कंपनियां बड़े पैमाने पर जेनेरिक अदविया बरामद करती है, लेकिन मुल्क में ब्रांडेड कंपनी के नाम से अदविया ज़्यादा कीमत में फ़रोख्त की जाती है। अमेरिका में 80% जेनेरिक दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ दवाओं पर सैकड़ों अरब रुपये बचाए जाते हैं। देखिए, अब इसको कंपैरिजन में बताया हुआ, आपको कंपैरिजन यानी एक दूसरे के इससे कंपेयर करके आपको बताया गया है कि क्या बोला गया कि भारतीय कंपनियां है ना, बड़े पैमाने पर जेनेरिक अदवियाओं का बरामद करती है, लेकिन बरामद यानी दूसरे मुल्क भेजती है, लेकिन मुल्क में ब्रांडेड कंपनी के नाम से अदविया ज़्यादा दवाई के लिए ज़्यादा पैसे लिए जाता है फ़रोख्त पर। और अमेरिका है जो है ना, अमेरिका मुल्क है, वो क्या करता है, 80% जेनेरिक दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ है ना दवाओं पर सैकड़ों अरब रुपए बच जाते हैं, जिसकी वजह से। अब देखिए क्या है, आइए यौम सेहत मनाएं। क्या है, 7 अप्रैल बैनुल अक़वामी सेहत दिन है, सेहत है बोला जाता है, यौम सेहत, बैनुल अक़वामी यौम सेहत। उसके बाद है 29 सितंबर को बोला जाता है कि बैनुल अक़वामी यौम कल्ब है। इसके बाद है 14 जून को है बैनुल अक़वामी यौम अतिया खून है, और 14 नवंबर को है बैनुल अक़वामी यौम ज़ियाबतीश है। ये जो कल्ब से मैंने बताई, हार्ट के ऊपर, अतिया खून यानी खून डोनेटेड करना, और ज़ियाबतीश यानी जो डायबिटीज़ उसके ऊपर बताया गया है। ठीक है, तो ये यौम सेहत दिन मनाने बोल रहा है आपको भी, यौम सेहत मनाइए। ठीक है, उसके बाद आप देखिए आपके पेज नंबर पे कितना है। अब नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट बोला गया है अहमियत जानिए अतिया खून की। अब खून क्या है, खून देने वाला, खून देने वाले का एक वक्त दिया हुआ एक यूनिट खून 3 मरीज़ों की खून की ज़रूरियात पूरी करता है, जैसा कि सुर्ख चश्मीन, सफ़ेद चश्मीन, यह है प्लेटिलेट्स। एक साल में 4 बार खून दिया तो 12 मरीज़ों की ज़िंदगी बचाई जा सकती है।
देखिए खून डोनेट जो करता है इंसान, वो 1 यूनिट करता है ना, तो खून 3 मरीज़ों की खून की ज़रूरत पूरी होती है। अब जैसे कि शुष्क जिस्म ये बोला गया है, सफ़ेद जिस्म ये, प्लेटलिस्ट, और 1 साल में जो 4 बार खून का अतिया होता है ना दे, तो 12 मरीज़ों की ज़िंदगी बचाई जा सकती है। 3-3 के हिसाब से 3 चौक 12 हो गया ना। और अतिया चश्म क्या है कि अब ये देख लेते हैं। हम मौत के बाद आँखों का अतिया दे सकते हैं, जिसकी वजह से नाकाबिल नाबीना अफराद को बीनाई हासिल हो जाती है। यानी देखिए अगर आप मर जाते हो, यानी आपको बोल रहा है कि वो अगर आप बाई चांस आप मौत से पहले किसी को बोल देते हैं कि मेरी जब मैं मर जाऊंगी या फिर मर जाऊंगा तो मेरे आँखों की जो पुतलियां हैं वो दे दे किसी को, यानी जो नाकाबिल लोग हैं जो नहीं देख सकते, तो उन्हें वो आँख दे दिया जाए तो वो देख सकते हैं। ठीक है, यानी उनकी जो आँखों का अंधेरापन है वो दूर हो जाता है और उन्हें नज़र आने लगता है। तो वही चीज़ बोला यहाँ पे डोनेट का बताया हुआ है कि आप खून डोनेट कर सकते हो, आप जो चाहे डोनेट कर सकते हो, है ना। वही चीज़ आपको बोला गया है, खून डोनेट का, अतियाय चश्म का बोला गया है। ऐसे बहुत सारी अपने जिस्म की जो अज़ा है उसको आप डोनेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे मश्क बोला गया है आपको। अगर आपको मश्क के आंसर ना मिले, ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको बता दूँगी। ठीक है, और जब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, जज़ाकल्ला खैर। आपने मेरी वीडियो को सुने इसलिए, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं और से आपके लिए वीडियोस लाऊं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, हाँ? और हौसला अफजाई के लिए लाइक का बटन दबा दीजिए। ठीक है, और मेरे इस वीडियो को उर्दू मीडियम स्टूडेंट में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप जो मालूमात हासिल कर रहे हो वो दूसरों तक पहुँचे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।